क्या ऑडियो नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। पटना में हम मौजूद हैं और आज जैसे जैसे अब लगभग 30 घंटे भी नहीं बचे अब तो चुनाव प्रचार पहले फेज का जो पहले चरण का जो चुनाव है उसका खत्म होने में, तो आज ऐसी बौछार हुई है हमलों की, ऐसा लग रहा है अब समा बंध चुका है। वार पलटवार शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसी ऐसी बातें कह दी ना जिसके बाद हलचल मच गई है और लग रहा है कि बिहार की राजनीति में महाराज जैसा अब मुद्दा आ गया है, बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने ये नारा भी दे दिया। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों का भी जिक्र किया। वो किनको कहा गया वो हम उन्हीं की भाषा में आपको सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अहम बातें की और उन्होंने कट्टा रखकर किस तरह से सीएम की कुर्सी छीनी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से, वो भी उन्होंने बात कर दी। तो कुल मिलाकर वार पलटवार चल रहा है, हम लोग की बौछार है, लेकिन महागठबंधन में क्या चल रहा है आज जरा उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि पीके को लेकर हलचल तो बहुत थी लेकिन अचानक से सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है। अब कहाँ है वो सब उनके वादे और इरादे, उस पर भी जनता बात कर रही है कि अब जब वो सब बातें सामने आने वाली थी तो फिर थोड़ा साइलेंट मोड में क्यों चले गए हो। तो आज जरा इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना में, लेकिन सबसे पहले जरा वो बयान ही सुन लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। असलियत क्या है आज बिहार की? तो ना आपको रोजगार मिल रहा है, ना शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना महिला सुरक्षित है, ना महिलाओं के लिए रोजगार है। तो 20 सालों में किया क्या है इन्होंने? चारा घोटाला लालू जी ने किया या नहीं किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अबे जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? एक तरफ तेजस्वी बात कर रहे हैं रोजगार की, फैक्ट्री लगाने की, नौकरी देने की, और दूसरी तरफ इस देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके कट्टे की बात करता है। बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है। गिरिलाल के हसीन सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखें 14 नवंबर को
एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, अब दावे तो आपने सुन ही लिए, वादे भी सुन लिए, और अब जनता के पास है ये मुद्दा कि आखिर किसके वादों में दम है और किसके दावों में दम है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश कुमार पोद्दार जी मौजूद हैं, और साथ ही जेडीयू का पक्ष रखने के लिए किशोर कुणाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह है जो कि जन सुराज के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आरजू खान जी है जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजू जी, शुरुआत जरा आप ही से कर लेते हैं जी। बटेंगे तो कटेंगे, अभी ये नारा बिहार में भी आ गया, योगी जी ने बोल दिया तो कि भैया बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। आपको डर है महाराज जैसा ही हाल बिहार में होने वाला है फिर? नहीं, हमने नहीं, कहीं कुछ ऐसा हाल नहीं होने वाला है। हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तो है बिहार की युवाओं के लिए है, बिहार के बेरोजगारों के लिए है, जो बिहार के जो बच्चे जो पलायन कर रहे हैं शिक्षा के लिए, उनके ऊपर बहुत परफेक्ट बैठता है ना कि बटोगे तो कटोगे। इस बार बटना मत, ध्रुवीकरण में मत बटना, जाति संप्रदाय में मत बटना, किसी वर्ग में मत बटना, बिहार की अस्मिता और बिहार की एकता, बिहार की अखंडता के लिए एक रहना, ये सच्चाई है। ये चाहते हैं ध्रुवीकरण करना। हम कहते हैं कि आप दोनों नेताओं का आप बयान मिला लीजिए। क्या इन्होंने कभी पलायन पे बात किया? कभी इन्होंने गरीबी पे बात की? कभी इन्होंने शिक्षा पे बात की? कभी इन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की? नहीं किया। चिकित्सा के ऊपर बात की? नहीं किया। हम कहते हैं कि 20 साल शासन सत्ता में रहने के बाद भी आपकी क्या मजबूरी है कि आप आते हैं और अपने जिस आप पद पे बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं करते हैं। आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नहीं रखा है? क्यों नहीं ख्याल रखा? आप बताइए कि किसी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होती है क्या? क्या भाषा? नहीं, ये जो आप उन्होंने कहा कि 3 बंदर, अच्छा, ये ऐसी भाषा होती है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बंदरों का किसको बोला है बंदर? देखिए, ये कहने की बातें नहीं है। सब समझता है कि वो किसको कहने आए थे। मुझे बताना नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कह क्या सकते हैं। सबसे बड़ा चीज ये है, थोड़ा सा सवाल जवाब पूरा कर लीजिए। नहीं, मैं सुनिए, थोड़ा सा जवाब पूरा कर लीजिए, बस थोड़ा सा एक बंदर वाला नहीं, मैं 1 सेकंड में गांधी जी की बराबरी नहीं कर सकते ना, तो उनके सुनिए ना। अरे आप सुन लीजिए, कौन है पप्पू, कौन है चप्पू, कौन है बताइए। देश की जनता 20 साल से जानती है कि इस देश में पप्पू और टप्पू और पप्पू कौन है। देश की जनता जानती है। गप्पू भी कौन है सब जानती है। नहीं, सुन लीजिए, आपकी बारे में बोला, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, पहले। अरे सुनिए, मर्यादा में रहिए। अरे सब मर्यादा में। देश की जनता जान रही है, 20 साल से जान रही है कि देश का पप्पू कौन है, देश का अप्पू कौन है और टप्पू कौन है, जानता है। 15 साल से बिहार की जनता जानती है कि पप्पू और टप्पू कौन है। मैं जानने की जरूरत है नहीं। 3 बंदरों की बात हुई। मैं लगातार कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं कि योगी जी ने सही कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। माई समीकरण लेके आते हैं बिहार में। माई समीकरण यानी माई से मतलब आई एम से मुसलमान, वाई से यादव। क्या बिहार का विकास हो सकता है माई समीकरण से? झूठ बोलते हैं। माई समीकरण से बिहार नहीं विकास होगा। बिहार विकास तभी होगा, विकास की गंगा किसी ने बहाई, उसका नाम है नीतीश कुमार। इन्होंने कहा गरीबी की बात, 20 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो नीति आयोग कहता है 96% सुधार हुआ बिहार में, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, अस्पताल पे। पराशर जी, हमने लगभग 90,000 स्कूल है बिहार में, 50,000 स्कूल नीतीश कुमार जी ने बनाकर बिहार में दिखाने का काम किया। 2000 अस्पताल बनाकर दिखाने का काम किया। सुन लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लीजिए। 2000 अस्पताल बनाने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। 38 में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया नीतीश कुमार जी ने। 18 मेडिकल कॉलेज बनाकर दिखाया। पराशर जी, आज हमारी बिहार की महिला बहनें 8 लाख 10वीं की परीक्षा देने जाती है। तो कुल मिलाकर देखिए आरजू जी, आपने कहा शिक्षा की बात नहीं हो रही, उन्होंने शिक्षा की आंकड़े दे दिए। महिलाओं की बात नहीं हो रही, महिलाओं के आंकड़े दे दिए। अब बताइए। मैं बताता हूँ, देखिए, हमारी यही क्रेडिबिलिटी है बिहार के लोगों के लिए कि अगर ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, फिजूल की बात करेंगे, लफाजी करेंगे, विकास की गंगा की बात करेंगे, सुन लीजिए ना, काम की बात सुन लीजिए। अरे 420 120 का धारा जिनके ऊपर लगाओ, बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। स्कूल में जाते बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। बातें करते हैं IRCTC का घोटाला किया, बिहार का मुख्यमंत्री चिल्लाने हमें भी आता है। IRCTC का घोटाला किया, गांधी आपके नेता, देश का प्रधानमंत्री गप्पू है।
मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया कहने वाले 140 करोड़ जनता चुनाव जिताती है। अरे 140 करोड़ जनता ने जिताई है। धन लाने वाले, बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार कहने वाले हर चीज बिहारी महंगा। नहीं, लेकिन आप समझ गए पप्पू किसको कहा, अप्पू किसको कहा, टप्पू किसको कहा, ये समझ गए क्या? मैं कह रहा हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि उनको कम से कम वो अपने कुर्सी का मर्यादा रखे, लेकिन वो रख नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपराधी है ना, वो अपराधी पृष्ठभूमि से आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। वो ऐसी बातें करते हैं, इस देश के जो गरिमा है ना, जिस कुर्सी के ऊपर बैठे उस गरिमा को भी तार तार कहते हैं। बताइए, आपने कभी देखा जिस देश का प्रधानमंत्री कभी कनपटी और पिस्टल की बात करता है? इस मुद्दे को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं किशोर कुणाल जी। अल्टीमेटली बात आ गई उसी पर, एक रहेंगे सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। अब का जो चुनाव है यानी दोनों ही चरण, अब उसमें मुद्दा ये रहेगा, ये हम मान के चले, क्योंकि पहले बात विकास की हो रही थी, तमाम मुद्दों की हो रही थी, लेकिन अब अल्टीमेटली बात यहीं पर आ गई है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार का कायापलट किया। नीतीश कुमार जी ने बीमार बिहार को बेहतर बिहार बनाया, मजबूत बिहार बनाया, और ये चुनाव उसी के आधार पे हो रहा है। बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स, बिहार के मतदाता नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों की क्रेडिबिलिटी काम को आकलन करके अगले। अच्छा, आपके ऑडियो में दिक्कत है मेरे ख्याल से। रुकिए किशोर कुणाल जी, शायद थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत है, मैं एक बार चेक करती हूँ। लेकिन कुमार सौरभ जी, ये मुद्दा तो बन गया है और महाराष्ट्र में हमने देख लिया था कि जैसे ही योगी जी ने दहाड़ा ये मुद्दा और फडणवीस ने, पूरा का पूरा चुनाव पलट गया था। मेरे पास माइक नहीं है। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। हम बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में आज भी अगर पप्पू, टप्पू, झप्पू, लप्पू ये अगर बिहार का विषय है तो अच्छी बात है, इस पर चर्चा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में जाएंगे और वहां गोलू का 2001 में अपहरण हुआ था, वो उनका विषय है। बिहार का विकास, बिहार में उद्योग, बिहार में बाकी चीजें, वो विषय नहीं है। योगी जी जरा सा ये बता दें कि पिछले 1 वर्ष में 4000 फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में आई हैं और आज फैक्ट्रियों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में 27000 है। बिहार में कितनी है ये योगी जी ने बताया क्या? मैं बता दे रहा हूं, 3000। महाराष्ट्र में कितनी है? 32000। भाई ये यही समझना है बिहार को कि बिहार को ये लोग मजदूरों की फैक्ट्री बनाए के रखेंगे, यहां आके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और ये लप्पू, टप्पू, झप्पू, पप्पू, इससे बिहार का क्या होगा? शिक्षा, रोजगार, पलायन, उद्योग, ये बिहार के मूल विषय हैं। आज कैसे 26 लाख करोड़ का पूंजी का पलायन बिहार से कैसे हो रहा है, इस पर हम चाहेंगे कि आदरणीय योगी जी अपने मुखारविंद से कुछ कहते, मोदी जी कुछ कहते। भाई बिहार को इससे क्या लेना देना है? आप गुजरात में नौकरी और यहां 1 GB डेटा, आप कहिएगा यहां पीएम मित्र पार्क टेक्सटाइल लगा दिए। हाँ ठीक है, ये मुद्दा है। राकेश जी जवाब दीजिए इसका कि क्यों बटेंगे और कटेंगे, ये मुद्दा यहाँ लाने की जरूरत पड़ गई, क्यों लाए हैं? इन्होंने पहले विकास की बात पूछा नहीं, लेकिन ये मुद्दा क्यों आ गया? अब एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अरे एक बताइए, जो राम द्रोही हो, जो माँ जानकी का द्रोही हो और महाकुंभ को कहे माँ फालतू हो, तो विषय तो आएगा ही, विषय तो आएगा मेरे भाई, विषय तो आएगा। जो राम का विरोध हो, जो कहे कि राम एक काल्पनिक है, के मठाधीश है क्या? अरे सुनिए ना, मंदिर के मठाधीश है क्या? या किसी चर्च के पादरी है या किसी मस्जिद के इमाम है? आप क्यों लाते हैं राजनीति में? धर्म को खींच के राजनीति में क्यों लेके आते हैं? आपकी क्या मजबूरी है? आप शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते? पलायन पे बात क्यों नहीं करते? नहीं, अगर ये राजनीति में धर्म को खींच के लाएंगे, राजनीति में अगर धर्म को धंधा बनाएंगे तो हम बताएंगे इनको, हम तो बोलेंगे ना इनको, हम रोकेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं आप मस्जिद के इमाम नहीं हैं, आप किसी मंदिर के मठाधीश नहीं है, किसी चर्च के पादरी नहीं है, आप राजनीतिक पार्टी है। देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में बात करिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मत लाइए, जो अंग्रेजों की पॉलिसी है। मटन की बात हो सकती है तो बटेंगे कटेंगे की बात अगर वो कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इस देश के प्रधानमंत्री बात करेंगे, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री इस देश के मुख्यमंत्री बात करेंगे किसी सूबे के। जी सावन में चिकन मटन का एक वीडियो डाल सकते हैं, तो इस पर ये बात किसने कहा कि वो सावन था? किसने कहा कि वो सावन था? प्रोपेगेंडा दीजिए भाई अपने। सुनिए, 2006 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा
कि देश पे अल्पसंख्यकों का अरे सबसे राकेश पहले जी, हक है। 2025 में आइए, 2025 में आइए। बिहार पलायन पे बात करना चाहता है, बिहार बेरोजगारी पे बात करना चाहता है, बिहार को अपने कितने फैक्ट्रियां दी उस पर बात करिए ना। ये कहाँ चले जाते हैं 70 साल पुराना। सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिए। देखिए अच्छा ओके, देखो रिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि 20 वर्षों के शासन के बाद सबसे पहले चुनाव में ध्रुवीकरण हो गया, अब आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मामला अब वोटों का और वोटों की ताकत। देखिए, आप इनके एजेंडा को नहीं आगे बढ़ाना। मैं तो पूछ रही हूँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो मैं तय करूंगा कि मुझे क्या बोलना है। मैं ये कह रहा हूँ कि 20 वर्षों से लगातार आपका शासन है, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। मैनिफेस्टो क्यों जारी कर रहे हैं? और उस रिपोर्ट कार्ड, आइए इसी विषय पे आता हूँ। सुनने का धैर्य रखो। आपके बीच में नहीं, आप बोलो ना, आपके बीच में इंटरप्ट कर रहे थे क्या? देखो, आपकी हिम्मत नहीं है सच सुनने की। विकास में बोलूंगा, चिल्लाने वाला डिबेट नहीं करते। विकास बढ़िया, आप बोलो, आप बोलो। मैं आता हूँ, बोलिए ना। नहीं, आइए, बहुत आंकड़ा, आप बोलिए। मैं बोलता हूँ, सुनिए, सुनिए, नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं विकास पे बोलूंगा। घुसपैठिए जो नहीं, मैं सुनाऊंगा। और अभी भी है ना, जनता सुन रही है लाइव। घुसपैठियों का मुद्दा है ना? अरे घुसपैठियों का मुद्दा देश के गृह मंत्री तय करेंगे ना। देश के गृह मंत्री तय करेंगे ना। क्या देश का गृह मंत्री सही नहीं है? वो कमजोर है। मणिपुर इसीलिए जल जाता है, इसीलिए भी अब देश में हमारे पहलगांव और पुलवामा होता है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री कमजोर है। मुद्दा है तो कब गृह मंत्री को हटाइए, देश को मजबूत हाथों में दीजिए। आपने बोलिए, सुनिए। नहीं, उन्होंने मुझसे सवाल किया इसलिए मैंने बोला। अब आते हैं विकास पे। इन्होंने कहा बिहार में विकास क्या हुआ। आज बिहार जो है आंखों से देखने के लिए आई है। बिहार पूरे देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को कह रहा हूं, आंख से सुनिए मत, आंख से सुनने का काम मत कीजिए। पटना एयरपोर्ट देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट देखिए, मनी ड्राइव देखिए। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, मैं महिलाओं पे बोल रहा था। आज बिहार में आप बोल रहे थे, लेकिन मेरा मुद्दा तो कुछ और था ना। मुझे विश्वास जी से पूछना पड़ेगा। मेरा सवाल था कि विकास भी पूछ रहे थे, विकास पे बोल रहा हूं। मुद्दा है, अब घुसपैठियों के साथ ही बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे, मुद्दा आ गया है। तो क्या अब ध्रुवीकरण हो गया है वोटों का? देखिए रीमा जी, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, अगर घुसपैठ एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था ना इस चुनाव? नहीं, बिल्कुल मुद्दा नहीं है। अगर आप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घुसपैठ बिहार के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, दोनों के अलग अलग राग हैं। अगर आप आंकड़ों एक नकली एक राग नहीं है। ये कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन है। घुसपैठ मुद्दा नहीं है। आप कर लीजिए, बस मुझे 2 मिनट समय दीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, घुसपैठ एक राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री को पूरा हक है, देश के गृह मंत्री को आ रही हूँ आपके पास, चिंता मत करिए। देश के अपनी बारी में सब बोलेंगे। देश के गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को पूरा हक है घुसपैठ पे बोलने का। घुसपैठ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन बिहार के लिए घुसपैठ एक मुद्दा नहीं है। ये भाई बताइए, नहीं है मुद्दा क्या? देखिए, ये तो एक नया ही मामला आ गया कि घुसपैठ नहीं है। सुनिए, घुसपैठियों की बात जो सुन लीजिए। अरे हंसने की जरूरत नहीं। अरे क्यों ना हंसे? सुनिए, बिहार को कितना ठगिएगा? अरे भाई, पहले जदयू से फरिया लो कि घुसपैठ मुद्दा है कि नहीं। पहले जदयू से बुलवा लो कि घुसपैठ बिहार में। अच्छा, 11 वर्ष से किसकी सरकार है बिहार में और देश में? घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह को पहले इस्तीफा दिलवाइए। घुसपैठ है ना मुद्दा, बिहार में घुसपैठ है ना। बोलिए, इस्तीफा देंगे अमित शाह? आपका भाषण हो गया। सुनिए, देखिए वो लोग बोलते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। सुनिए, एसआईआर का मुद्दा था। इनको चिंता है घुसपैठियों का। अरे बिहार के संसाधनों पर तय करता है। चुप रहिए, बहुत बोलते हैं। सुनिए, मैं आपको झूठ के बोलने की आजादी नहीं दूंगा। मैं इस देश का विपक्ष हूँ, मैं आपको झूठ बोलने की आजादी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा मैं आपको झूठ बोलने की आजादी। एफआईआर तय नहीं करता है घुसपैठ का मुद्दा, देश का गृह मंत्री तय करता है। मोदी देश का गृह मंत्री कमजोर है, उसको गद्दी से हटाइए। जो 11 सालों से देश के गृह मंत्री पे कब्जा किए हुए, 20 सालों से आपकी सत्ता और बात करते हैं कि घुसपैठ है। बोलने दीजिए अर्जुन जी, आपके पास भी आ रही हूँ, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए, बोलिए। देखिए, घुसपैठियों की बात हो रही है। बिहार के सभी संसाधनों पर बिहार की जनता का हक है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो, शौचालय हो। लेकिन इनको चिंता है एसआईआर के मुद्दे से जो घुसपैठियों को हम लोगों ने निकालने का काम किया चुनाव आयोग ने, उस पर इनको चिंता है, इसलिए चिंता है, इसीलिए होगी। अरे भाई साहब, औपचारिक नंबर आपको पता है 211 नंबर है घुसपैठियों का।
पहला तो यार आप कुछ पढ़ के नहीं आए हो। हम पढ़ के आए हैं, आपका डेटा है 211 मात्र घुसपैठिए हैं इस एसआईआर में, जो 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज किया है। पढ़ा है आपने एक आध बार? कितना है उसमें नंबर? नहीं, कितने घुसपैठिए हैं उसमें? यार कुछ पढ़ के आए। जवाब दीजिए जवाब दीजिए। बिहार के अंदर एक घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, परेशान किशोर हैं, इन्हीं का नाम है परेशान किशोर। अभी सुनिए, अभी 240 करोड़ का हिसाब दिया है, अभी 3000 करोड़ का घुसपैठी लेंगे हम हिसाब प्रशांत किशोर से, चिंता मत कीजिए। और रही बात विकास, कब देंगे जर्मन हैंगर वाला? आरजू खान, अब मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टा रख करके तेजस्वी यादव ने सीएम का पद छीन लिया कांग्रेस पार्टी से, ये कट्टा रखा गया था। हम इस देश के प्रधानमंत्री से इतना आशान्वित थे कि वो बिहार के लिए कुछ बातें करेंगे, बिहार के शिक्षा और चिकित्सा पे बात करेंगे। मैं बार बार उस चीज पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, लेकिन वो मानसिकता उनकी जाती नहीं, कनपटी और कट्टा की बात करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री गाने बज रहे हैं कैंपेन में, कट्टा चलेगा, कट्टा चलेगा। गाने बजाने वाले को क्या हमने प्रमोट किया है क्या कि आप गाने बजाइए? इन्होंने तो गाना बजाया था कि अच्छा एक बात बताइए, 15 साल ईमानदारी से बताइए आप, अभी भी शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव और इस टाइप के जो लोग हैं, आपको कम से कम ये नैतिकता नहीं आरजू भाई कि आप कट्टा और बंदूक पर कम से कम आप लोग बोलिए, बिहार मत करिए। देश की लोकतंत्र ने हमको बोलने की आजादी दे रखी है, मैं क्यों ना बात को रखूं? मैं कह रहा हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री को कभी आपने सुना था 1947 से लेकर अभी तक कि वो कट्टा और कनपटी की बात करते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की शाख गिराई है, और वो देश की शाख इसलिए गिराया, वो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बातें करते हैं बिहार प्रदेश में, बिहार के मुद्दों की बात नहीं करते। सुनिए आरजू भाई, सुन लीजिए, बिहार विपक्ष का नेता। अरे आपकी लफाजी सुनते थोड़ी बैठे हैं साहब, फिर गलत बात बोले। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, आपके सहयोगी कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। उसका जवाब देंगे ना अर्जू जी, आप भी कमाल कर रहे हो, बोलिए। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार विपक्ष का नेता है, शहाबुद्दीन साहब अमर रहे। किसने बोला? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मंगनीलाल मंडल जी, इनके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी कहते हैं बुरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो। नंबर 2, तेजस्वी प्रसाद यादव 2012 में पटियाला कोर्ट से जमानत पे हैं। चौथी बात, IRCTC का घोटाला हुआ, 420 का अपराधी कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव। 120 का मुकदमा किस पे चला? तेजस्वी प्रसाद यादव पे चला। लालू प्रसाद यादव जी जमानत पे है, पैरोल पे है, आज रैली निकालने की बात कर रही है। बताइए कहां बिहार पहुंचाएंगे ये लोग, कहां बिहार को ले जाएंगे? बिहार कांग्रेस कहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला तेजस्वी होगा, जिसके ऊपर 420। रीमा जी, ठीक है, नहीं ये बोलिए अर्जुन जी, बोलिए। मैं बोलूं, मुझे आजादी है बोलने की। अब देखिए इन्होंने क्या बात किया, इन्होंने बात किया शहाबुद्दीन साहब का। शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, आप हम लोगों ने क्यों कहा? मैं कहता हूं इस देश में आरएसएस है जो देशभक्त अपने आप को कहती है, और देश के प्रधानमंत्री देशभक्त कहते हैं, जबकि उसका इतिहास देशभक्ति का नहीं है। सावरकर को भी नहीं, सुन लीजिए ना, शहाबुद्दीन की तुलना आरएसएस से हो रही है। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? कैसे? क्यों नहीं होगी? कैसे होगी? जब आरएसएस देशभक्त हो सकती है, सावरकर वीर हो सकता है, तो शहाबुद्दीन अमर क्यों नहीं हो सकते हैं? बिहार की आप बताइए, क्यों नहीं हो सकते हैं? झूठ पर पंच चले, 2 अक्टूबर को आरएसएस का सिक्का जारी हो, सिक्का जारी हो। देखिए भाई, मैंने आपको टोका नहीं है भाई, मुझे भी देखो, हम कमजोर लोग हैं, कमजोर नहीं है, सब लोकतंत्र में। एक मिनट, हम लोग कमजोर है, मारना मत, एक मिनट। ऐसा है, आपको 2005 में मैंडेट दिया बिहार ने, 10 में मैंडेट दिया बिहार ने, 15 में आप मुख्यमंत्री बने, 20 में बने, 25 के लिए भी लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि बिहार आज भी गरीबी और पिछड़ेपन में सबसे नीचे क्यों है? एपिसोड खत्म करते पहले तेजस्वी वाला। अरे भाई, तेजस्वी पर बात चल रही है, सीएम बन गए क्या तेजस्वी? कैसे बन गए? अभी तो वोट भी नहीं पड़े। हम कहाँ कह रहे हैं कि सीएम बन गए? हम कहाँ कह रहे हैं कि सीएम बन गए? कट्टा रख के फिर क्या बात चल रही है? अरे हम लोग बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनसे सवाल का जवाब लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा इतनी गिरी हुई क्या है? इसमें गिरा क्यों नहीं है? देश का प्रधानमंत्री कनपटी और कट्टे की बात करता है। देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं यो योजना हम दे रहे हैं। आपका पलायन आप जो ठूस के ट्रेनों में आते हैं वो बंद कर देंगे, वो ये कहते हैं। अच्छी भाषा थी। किसकी भाषा? प्रधानमंत्री को नचनिया बोलना अच्छी भाषा थी। किसने कहा नचनिया? अभी तो खेसारी लाल यादव नचनिया कहा है, इस बिहार प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा है, उस पर जवाब लीजिए उनको। खेसारी लाल यादव जी अभी कोई चुनाव नहीं जीते हैं,
लेकिन मनोज तिवारी चुनाव जीते हैं, रवि किशन जी चुनाव जीते हैं, प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र के। खेसारी लाल तो अभी नाचने वाला ही है, मैं आज भी बोल रहा हूँ, वो नाचने वाला। मनोज तिवारी क्या है? अरे रवि किशन क्या है? मनोज तिवारी क्या है? बताइए ना, निरहुआ क्या है? सुन लीजिए, वो नाचने वाला नहीं है। अरे सुनिए, वो देशभक्त है। नाचने खेसारी लाल यादव नचनिया हो गया। अभी आप इस सवाल का जवाब हमसे ले रही थी ना, नचनिया। आप इस सवाल का जवाब रीमा जी लीजिए उनसे। क्यों नहीं हो रहा है? अरे क्यों नहीं सम्मान हो रहा है? हमने उनको टिकट दिया है, हमने उनको टिकट दिया है। नचनिया कहने वाले डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम है ना नचनिया कहने वाले। जवाब लीजिए, कलाकार है वो। राहुल गांधी जी, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी छठ मैया को क्या बोला? हम तो छठ मैया को सुनिए एकदम आप लोग एकदम सुनिए, थोड़ा सा माइक दे दीजिए मैडम। आप तो सुनिए, छठ मैया को कहते हैं कि माँ के बारे में कहते हैं, हम तो कहते हैं यह देवी सर्वेतु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम माँ को पूजा करते हैं देवी के रूप में, चाहे दुर्गा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे किसी भी। बिहारियों के लिए ट्रेन नहीं दे सकते छठ में आने के लिए, आप प्रवचन कर रहे हैं। अरे भाई प्रवचन कर रहे हैं, बिहारी लोग ट्रेन में आ रहा है, लेकिन बिहारी सीढ़ियों पे हम प्रवचन दे रहे हैं। राजू भाई एक मिनट, कल नीतीश बाबू को गाड़ी से गायब कर दिए, ललन जी को ले आए, आज जो है जदयू वाले को बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे महाराज आप लोग का क्या मन है? इन लोग को एकदम मैंने बाहर कर दिए हैं क्या जदयू को? आप पहले ही आप लोग एक शब्द नहीं बोलने दे रहे हैं जदयू वाले को। घुसपैठिया को मुद्दा नहीं मान रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं। आपको राम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पता नहीं रहमान, सुलेमान, पता नहीं क्या क्या कहना है। अब भाई पहले आपस में तो तय कर लो। जदयू की चिंता आप मत करिए, अरे सर हम करते हैं सर, अभी भी हमारे नेता हमेशा नीतीश कुमार जी की जदयू की चिंता बिहार की जनता कर रही है, जदयू की चिंता बिहार की 13 करोड़ आबादी कर रही है। और जदयू और नीतीश कुमार, पहले मुझे बताइए, जो ड्रामेबाजी और नचनिया शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जब आप जा रहे हैं जनता के बीच, ये मुद्दा बन चुका है? देखिए ये सब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है विकास। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग। किशोर कुणाल जी, आप किस मूड में आए हैं आज? आपके एनडीए के मुद्दों पर आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे मुद्दा विकास है, यहाँ मुद्दा है बिहार की बेहतरी। नचनिया बोलना कोई मुद्दा ही नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। जनता विकास के मुद्दे पर बात करती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मतलब आप ऑफिशियल प्रवक्ता है ना जेडीयू के? बिल्कुल ऑफिशियल, जी जी बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। तो ये ऑफिशियल लाइन आप बोल रहे हैं? ऑफिशियल लाइन ही बोल रहा हूँ। बिहार में हम लोग नीतीश कुमार के काम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में हम लोग नीतीश कुमार के 20 वर्षों के काम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो 5 वर्ष का रोड मैप, राहुल गांधी ने छठी मैया का जो अपमान किया वो मुद्दा नहीं है आपके लिए? देखिए, छठी माँ का कौन अपमान कर सकता है इस देश में? जिस इसके हवा में, पानी में, मिट्टी में जहाँ छठी माँ हो, उसको कौन अपमान कर सकता है? और जो छठी माँ का अपमान करेगा, क्या हुआ चुनाव में रह पाएगा? कहीं से चुनाव में नहीं रह पाएगा। बिहार सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी पर किस मुद्दे पर? रीमा जी, करप्ट है, अयोग्य है, इसी मुद्दे पे कर रहे हैं। चलिए बोलिए रीमा जी, भाई पहले तो डिसाइड कर लीजिए मुद्दा क्या है। नहीं, आपके ही मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। आपने राहुल गांधी की बात कही। 4 अगस्त 2025 को एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। 2022 का मामला था, न्याय यात्रा के ऊपर या तोड़ो यात्रा, पता नहीं क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी बच्चा है, राहुल गांधी जी बचपना करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में सवाल नहीं पूछते हैं, सड़कों पे आते हैं, ड्रामेबाज नेता है। दिल्ली में फोटो शूट होता है, तेजस्वी जी यहाँ ड्रामा करते हैं। ये लोग हंसाने वाला नेता इस देश का। इसीलिए योगी जी ने कहा पप्पू अप्पू तप्पू। एक व्यक्ति, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं बात करना चाहता हूं, मेरी जवाबदेही बिहार के 14 करोड़ आवाम के लिए है। मैं साफ कहता हूं कि ये बिहार सरकार का एक डाटा है, जो 12 से 13 लाख बच्चे जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं और सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए 6 लाख सीटें हैं। उन्होंने जो बात की, नहीं, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। बिहार का ये मुद्दा ही नहीं हो सकता। बिहार का मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिहार का मुद्दा खेती है, किसानी है, बिहार का मुद्दा चिकित्सा है, पलायन है, शिक्षा है। ये ले जाते हैं हिंदू मुसलमान, रोहिंग्या, 420 120 का धारा लगा तेजस्वी पे, ये छोड़ दीजिए हम मोदी पे जी पे बोलते झूठ बोलने हैं। अरे 420 120 का मुकदमा है, 420 समझते हैं, 420 ही किया है। वो हमसे बात करते हैं। अरे लालू जी से पूछो ना, पैरोल पे चल रहे हैं, वो हमसे बात करते हैं। पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचारी, सुनना चाहती है, पूरा का पूरा परिवार। काउंटर सवाल पूछ रही हूँ। अगर ये मुद्दा नहीं है तो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ
शहाबुद्दीन के बेटे के लिए क्यों जाकर प्रचार नहीं, कर आज रहे हैं? वो बक्सर में भी गए थे, आज वो बक्सर में गए थे, आज वो रामगढ़ में गए थे। आप कैसे कह रही हैं? उन्हीं सीटों नहीं, का आप कैसे? ध्रुवीकरण नहीं क्यों रीमा किया जी, जा रहा आपको गलत जानकारी है। आज वो बक्सर में 4 विधानसभा सीटों पे गए हैं, रामगढ़ में, कैमूर भभुआ के 4 विधानसभा सीटों में गए हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि सिर्फ वो सिवान में गए हैं? क्या सिवान में हमारा प्रत्याशी नहीं है, हमारा अलायंस नहीं है? वो हर जगह जाएंगे। पहला टिकट जहां उनको जिम्मेदारी, पहला टिकट उन्हीं को दिया, उसामा को दिया। अरे पहला टिकट उसी को दिया। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, इनको अपने राज्यों में फैक्ट्रियां चलाने के लिए बिहारी प्रवासी और मजदूरों को बनाए रखना है। इनके लिए विकास कभी बिहार का मुद्दा हो ही नहीं सकता है। ये जब बिहार आएंगे तब यहाँ घुसपैठिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कटोगे, बटोगे, रटोगे। भाई, बिहार पूछ रहा है कि आज यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम आज भी सबसे कम क्यों है? ये बिहार का मेन मुद्दा है। मुद्दा ये है कि बिहार में कहीं भी आप देखिए, चीनी मिल 29 चीनी मिलें थी बिहार में, आज 9 रह गई हैं, 6 चंपारण में, 1 समस्तीपुर में, 1 गोपालगंज में। आप वही प्रधानमंत्री जी जो मोतिहारी में कहे कि इसी चीनी मिल से चीनी निकालकर चाय पिएंगे, आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहां जमीन नहीं है फैक्ट्री के लिए। और एआई हब बनाएंगे कहा बिहार को, देखिए 10 दिन में एआई हब बना दिया। कहां पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क लगा दिए बेगूसराय में, वहां कब लग गया टेक्सटाइल पार्क, ये बिहार को नहीं पता है। तो इस प्रकार के मुद्दों से बिहार नहीं भटकने वाला, युवा देख रहे हैं। राकेश जी, क्विक रिएक्शन दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, इन्होंने चीनी मिल की बात की। मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि मगध की चाय हो, भोजपुर का लिट्टी चोखा हो, चाहे मिथिला का पान हो, खाने के लिए आइए और पटना एयरपोर्ट पे पहले उतरिए। उसको देखते हुए पूरा भ्रमण कीजिए पूरे बिहार में। 30,000 किलोमीटर सड़क बनाकर दिखाया हमने सुनिए ना। अरे आप बता क्या, वही तो बात कर रहे हैं जो आप विकास की बात कर रहे हैं। अरे फैक्ट्री भी लगा है। बरौनी का रसायन उर्वरक किसने बंद किया था? किसने चालू किया था? सुन लीजिए। अरे चालू किसने किया? अरे चालू किसने किया? बंद किसने किया? अरे बंद किसने किया? अरे बंद किसने किया? बोले सुन लीजिए। अरे बंद किसने किया? अरे हमें पता है। प्लांट लगा, चलो लाइव डिबेट में बता दो किस चीज का प्लांट लगा। अरे सुनिए ना, अरे दावे बता, सुनिए ना किस चीज का प्लांट लगा है, बता। अरे सुनिए ना, पहले सुनिए। नहीं बता पाएंगे। अरे हम बताएंगे। अरे परेशान नहीं होइए, परेशान नहीं होइए। अरे परेशान मत होइए, भागेंगे नहीं। अरे हम भागने वाले हैं, भागने वाले नहीं। सुनिए, किस चीज का प्लांट? अरे बता रहे, सुनिए ना, हम मौका दे रहे हैं, बताइए कौन चीज का प्लांट लगा है? अरे सुनिए ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के तो मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। इसके बाद एक
एक करके सबके पास। बात करता हूं कि बिहार के नीति आयोग की रिपोर्ट पे हमको बात करनी चाहिए। जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है, फाइनल कमेंट 85 लाख से ज्यादा लोगों की जो मासिक आमदनी है 6000 से भी कम है। ये किसके वक्त में हुआ है? 20 सालों के एनडीए समर्थित सरकार में हुआ है। मैं कहता हूं नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है बिहार प्रदेश में निवेश नहीं है, तो निवेश नहीं है तो इसका जवाबदेही कौन है? सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। मैं कहता हूं नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। इसकी जवाबदेही क्यों कहना पड़ा नीति आयोग को? इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है किसी की तो वो सत्ता। फाइनल कमेंट। देखिए रिमा जी, बिहार के लिए थोड़ा सा नजदीक वरना आवाज नहीं जाएगा। बिहार के लिए लोग थक चुके हैं। 15 साल का इनका जंगल राज और 15 साल का इनका अधिकारियों और बाकी नेताओं का जंगल राज, 20 साल का। बिहार अब यहाँ का युवा जो है, पूरे विश्व में सबसे युवा देश कोई है तो भारत, और पूरे भारत में सबसे युवा राज्य कोई है तो बिहार। यहाँ 63% आबादी लगभग युवाओं की है और वो पूछ रहा है कि भाई मेरे लिए उद्योग, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रवास, पलायन, पूंजी का पलायन, इन विषयों पर कब आप आकर, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो या फडणवीस जी हो, इनको बिहार की चिंता में अपनी चीजों को कहना चाहिए। फाइनल कमेंट। इन्होंने पहले पूछा बरौनी के बारे में, तो सुन लीजिए। अरे गूगल कर ले, चाहे लिखे कहीं तो सुन लीजिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बरौनी थर्मल प्लांट है, फर्टिलाइजर है, बरौनी डेयरी दूध है, एचपीसी पेपर मिल है, सुनिए, बरौनी रबर फैक्ट्री है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, फिर हमारी बारे में क्या हल्ला करते? सुनिए ना, आज सबसे बड़ा जारा की फैक्ट्री बिहार में लग चुकी है। सबसे बड़ा बेन हुसैन की फैक्ट्री बिहार में लग चुकी है। आरा में सबसे बड़ा कोका कोला की इंडस्ट्री लग चुकी है। हमने लगाया, मेरे भाई सुन लीजिए, काम करके दिखाया। एचपीसीसीएल के माध्यम से हमने हाजीपुर में फैक्ट्री लगाने का काम किया। अब रही बात उनकी, नीति आयोग का रिपोर्ट कर रहा है 96% बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमने सुधार किया, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अस्पताल हो, हमने काम किया। सुन लीजिए, अरे जिसमें आप अग्रणी हैं। अरे डेटा नहीं, पढ़ लीजिए। हम तो पढ़ के आते हैं, इन्होंने क्या गूगल किया, हमने पढ़ के आए। सुन लीजिए, अरे आप तो बोलिए ही मत। 420 120 का मुकदमा वो हम पर बोलते हैं। अरे सुन लीजिए, 420 120 का मुकदमा हम पे बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच सुनिए, भारत सरकार का डेटा बोल रहा हूँ। 20 साल में लगातार काम किया है और उस काम को आप अलग अलग मापदंड पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। महज 79,000 करोड़ का हमारा जीडीपी था, एसजीडीपी, जो अभी 11 लाख करोड़ में बदल चुका है। ठीक है, हम लोग उसको 20 लाख करोड़ में ले जाने वाले हैं। हमने 14,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया है, जिसमें इंडस्ट्रियां लगाने जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार देने वाले हैं। 2 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबित करने वाले हैं और इसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता हमें फिर से जनादेश देगी। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुद्दों की भरमार अब होने वाली है और जैसे जैसे अब प्रचार खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, पहले चरण का मुद्दा भटका भी है और लटका भी है। अब जनता के बीच में कौन सा मुद्दा क्लिक करेगा, ये देखने वाली बात है। अब जरा हम 2 अहम शख्सियत जिनसे मैंने बात की है, बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी और कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रभारी है अविनाश पांडे, उनसे बात की है और दोनों ने ही अपने अपने दावे भी किए हैं, अपनी अपनी बातें भी की हैं। आइए जरा आप वो इंटरव्यू सुनते हैं। पटना से फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा रुके रहिएगा, 1 मिनट, एक छोटा सा वीडियो। नमस्कार। 80 के दशक में कांग्रेस की चर्चा होती थी बिहार में, और चर्चा ही नहीं होती थी, सबसे ज्यादा जो राजनीतिक रूप से मुखर पार्टी थी वो कांग्रेस थी। लेकिन 80 के बाद से ऐसा लगने लगा कि बिहार में कांग्रेस की चर्चा होनी कम हो गई, धीरे धीरे बंद होती चली गई। फिर ऐसा कहने लगे कुछ लोग कि हाशिए पर चली गई है कांग्रेस। अब वो तो तभी दिखाई दिया जब सीटों में इस तरह से अंतर दिखाई दिया। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले तो ऐसा लगा कि फिर से कांग्रेस जीवित हो रही है। कांग्रेस का काडर थोड़ा उत्साह में दिखाई दिया। फिर उसके बाद कुछ और खबरें आई और इसीलिए इस चुनाव में जब बहुत सारे मुद्दों पर बात हो रही है तो साख की भी बात हो रही है कि क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल प्लान के तौर पर देखा जाए, कांग्रेस की साख वापस आ सकती है, या एक बार फिर से सिर्फ मुद्दे और कुछ बयानबाजी के साथ कांग्रेस फिर
वहीं पहुंच जाएगी जहां पिछले चुनाव में थी। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिनके साथ संगठन भी है और जो कांग्रेस में 3 बातें कही जाती है ना कि संगठन, वफादारी और नेतृत्व, तीनों इनके साथ है। अविनाश पांडे जी जनरल सेक्रेटरी हैं, शुक्रिया। बहुत ज्यादा इनको अहमियत दी गई है और अहम जिम्मेवारी दी गई है बिहार में कांग्रेस को लेकर के। अविनाश जी, कहां पर खड़ी है कांग्रेस इस वक्त? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे जिन तत्वों से जोड़ा, निश्चित रूप से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उन चीज़ों की भी राजनीति में आज भी मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से आला कमान हमारे नेतृत्व के निर्देश पर इस चुनाव की अहमियत देखते हुए यहाँ पर उपस्थित हूँ। बिहार का चुनाव, जैसा आपने कहा कि 1980 के दशक में तूती बोलती थी, आज भी बिहार की आवाज, बिहार का एक दिशा निर्देश पूरे देश की राजनीति का निश्चय करता है। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ बिहार के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई करवट देने जा रहा है और इसलिए पूरे देश की निगाहें आज बिहार के चुनाव में लगी हुई हैं। प्रमुख लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते, विपक्ष की आवाज के नाते, माननीय राहुल गांधी जी की आवाज के प्रति, उनके दृष्टिकोण के प्रति लोगों का एक विश्वास जो एक नई दिशा दे रहा है, उससे निश्चित रूप से बिहार के चुनाव ने एक नई दिशा पकड़ी है। यहां पर महागठबंधन के नाम पर हमारे अन्य मित्र दल भी साथ में जुड़े हुए हैं और ये बनकर एक बहुत बेहतर संभावना के साथ हम बिहार में ये चुनाव लड़ रहे हैं। सर, कितना कंफ्यूजन हो रहा है मतलब जनता के बीच में। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, कार्डर था आरजेडी का, चेहरा था राहुल गांधी, उसके बाद वो मुद्दा ही खत्म हो गया, मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा। पहली बात तो मैं सुधारना करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली और हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें शामिल हुआ, कोई एक विशेष दल से नहीं, लेकिन कांग्रेस या अन्य हमारे मित्र पक्ष दलों से भी उठकर एक सामान्य जनता, एक सामान्य किसान, बेरोजगार, छोटा छोटा व्यापारी, हर वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग से सामान्य वर्ग से, हर वर्ग का व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ था। चुनाव चोरी हो गया ये कहा राहुल गांधी ने, चुनाव में अब कुछ बचा नहीं है, बीजेपी सब कुछ लूट ले गई है, ये भी कहा राहुल गांधी ने। तो जब ये सब कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने तो जनता तो कंफ्यूज हो गई कि भाई फिर कांग्रेस को हम क्यों वोट देने जाए जब ऑलरेडी चोरी हो चुकी है। इस प्रकार की निराशा वाली बात राहुल गांधी मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में कभी करेंगे। सर क्या और देखिए, इस प्रकार की निराशा के बीच में ही आशा की किरण बनकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश में 10,700 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो के नाम पर और न्याय यात्रा के नाम पर किया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए, सुरक्षा की परवाह ना करते हुए, आंधी तूफान बर्फबारी की परवाह ना करते हुए, अगर कोई मतलब अरे उनके भाई साथ सिक्योरिटी है सर, आपके भारतीय इतने जनता बड़े-बड़े नेता उनके साथ चलते हैं, इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं राहुल गांधी, कश्मीर में जाकर बर्फ के गोले फेंकते हैं, तो कहां उनके प्राणों को खतरा हो गया। देखिए, ये चीजें, मेन मुद्दा आज ये है कि जो व्यक्ति अपनी सब खुद की परवाह ना करते हुए, और एक व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी ने जब इस चीज का संकल्प लिया हुआ है कि इस देश के अंदर में, बिहार में सुशासन लाने का संकल्प लेकर अगर निकले हुए हैं, तो हमारी कोशिश आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये रहेगी कि सच्चाई के साथ जुड़कर सच्चाई लोगों को बतलाने का हम प्रयत्न करें। मुख्य मुद्दे आज क्या हैं? बिहार का अगर चुनाव पर हम बात कर रहे हैं तो मुख्य मुद्दे यहाँ कर हैं, यहाँ की पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ बेरोजगार युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा। पिछले 15-20 साल के कार्यकाल में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में इस सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, जो पैसा आज वो हमारी आदरणीय मातृशक्ति के लिए घोषणा कर रहे हैं, क्या पीछे पलट कर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में क्या वो वादे पूरे किए जा रहे हैं? चलते चलते बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का रोल क्या होने वाला है, कितनी सीटें जीतने वाले हैं और आपका भी कोई उप मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री तो तय हो गया, मुकेश सहनी जी, क्या कांग्रेस का कोई रोल होने वाला है? सबसे पहले प्रदेश में सरकार, एक मजबूत सरकार बनाने की, महागठबंधन मजबूती के साथ यहां सरकार बनाने जा रहा है। एक मुख्यमंत्री की घोषणा, उप मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है और निश्चित रूप से महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर, निश्चित रूप से जो अन्य दल हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित, हमारा अति पिछड़ा वर्ग हो, निश्चित रूप से उस विषय में भी समय आने पर उनका भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा और उनका भी मुख्यमंत्री बनने की पूर्ण संभावना है।
चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। आपने जो इतनी बेबाकी से सब सवालों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच। अविनाश पांडे जी, और इसी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अब जनता के बीच। वैसे तो देखिए बहुत सारे सवाल है कांग्रेस को लेकर इस बार कि क्या टिकटों की बिक्री तो नहीं हो रही है, क्यों सदाकत आश्रम में धरने पर लोग बैठ जाते हैं, चुनाव की मुख्य धारा पे हम क्या कांग्रेस के लोग बहुत निराश हैं, क्या काडर जो है वो निराश के बारे हो में चुका चिंता करने वाले मैं सभी पक्षों का वाकई में धन्यवाद देता हूं कि इतनी घबराहट क्यों, कांग्रेस की टिकटों को लेकर उनके मनों में घबराहट क्यों है, कांग्रेस के टिकट को लेकर उनके मन में इतनी चिंता क्यों है। जनता को फैसला करना है और मुझे विश्वास है कि जो बेहतरीन चेहरे आज कांग्रेस ने और महागठबंधन ने चुनाव के लिए जनता की सेवा के लिए उतारे हैं, बिहार की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी और सेवा का मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, डीडी न्यूज से खास बातचीत। थैंक यू सो मच। अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। नमस्कार। बिहार में चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में एक बहस छिड़ गई है, असली बिहारी कौन है, या फिर एक बिहारी क्या सब पर भारी हो जाता है। अब ये कोई फिल्म के डायलॉग नहीं है, बल्कि जब भी हम चुनावी सभाओं में जा रहे हैं तो वहां पर नेता से लेकर अभिनेता तक सभी लोग यही बात कर रहे हैं। और अब तो नचनिया, गवैया ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ और नहीं मिल रहा, कुछ और मुद्दे नहीं मिल रहे, तो बहस इसी पर छेड़ दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं राहुल गांधी, फिर पलटवार होता है प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसीलिए हमने सोचा कि जब ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है बहस का, तो जरा ऐसी शख्सियत से ही हम आपको रूबरू करा देते हैं जिन्होंने भोजपुरी, उसकी जो आवाज है ना, वो पूरे विश्व तक पहुंचाई है। वहां से आते हैं वो कलाकार, दिल्ली पहुंचे, नेता बने, और ऐसे नेता हैं जिनके साथ में मतलब लाओ लश्कर नहीं चलता है, क्योंकि उस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए, उन गायक की एक आवाज, एक सुर सुनने के लिए लाइन लग जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पटना की सड़कों पर वो ऐसे ही बेधड़क घूम रहे हैं, टपरी वाली चाय पी रहे हैं, जनता का मिजाज जान रहे हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रीवा जी। सबसे पहले तो मैंने रील देखी कि आप ऐसे ही पटना की सड़कों पर निकल गए, टपरी की चाय पी ली। यही कुछ हमने वाराणसी में देखा था, आप रात को 2:30 बजे निकल जाते थे चाय पीने और फिर जनता से आप रूबरू हो जाते थे वहीं। आज जो चाय वायरल है वो पटना की नहीं, वो खगड़िया की है। खगड़िया गए थे हम, तो आज दिन भर, आज तो मौसम बहुत खराब था, और लेकिन हमारे पायलट की स्किल कि उसने खराब मौसम में भी हमें ले गए, उतारे, और मैं पूरा रोड शो किया खगड़िया जिले के, खगड़िया विधानसभा, परबत्ता और भी जो 2 हैं सबके लिए। तो वहीं जब करने के बाद निकल रहे थे तो हमें चाय की तलब हुई। तो मैंने राजेश वर्मा, हमारे सांसद खगड़िया के, बोले भैया चाय की तो कोई अच्छी दुकान नहीं। हम कहे कुछ नहीं, वो टपरी वाले में चलो। तो एक टप्पर लगा हुआ था और वो उतरे तो चाय पीने, लेकिन वो नुक्कड़ सभा हुई हम लोगों की वहीं पर, बहुत कमाल की हुई। तो मनोज जी, प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन उससे एक दिन पहले राहुल गांधी आए
और राहुल गांधी ने आके ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, पहले छठी मैया के साथ जोड़कर ड्रामेबाजी शब्द प्रधानमंत्री के लिए, फिर उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री तो वोट पाने के लिए नाच भी सकते हैं, नचनिया जैसे शब्द। तो ये नचनिया और छठी मैया और ड्रामेबाजी, आप जब गए उसके बाद अब बिहार में अलग अलग जगह, क्या कह रहे हैं लोग? एक बड़ी चर्चित लाइन चल रही है बिहार में राहुल गांधी जी को लेके कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी जी के जुबान पे पता नहीं क्या सुख सवार हुआ कि वो जिस बिहार के घर घर में छठ की आस्था है, ये आस्था का महापर्व बन गया है, उसको आपने ड्रामा कह दिया। तो मैं मानता हूं कि शायद विधाता नाराज है राहुल गांधी जी से और महागठबंधन से, क्योंकि चुनाव में तो सब कोई सोचता है कुछ ऐसा बोले जिससे हमारा स्कोर हो, लेकिन राहुल गांधी का छठ को ड्रामा कहना, आप समझ लीजिए कि इन लोगों का बोरिया बिस्तर बन चुका है। राजनीतिक पार्टी के रूप में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस होने वाला है। उसमें एंट्री फिर आपकी हो गई, आपकी, रवि किशन की और निरहुआ की, और ये कहा गया कि भाई हमने तो नचनिया शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि देखिए ना कैसे कैसे गाना गाने वाले भोजपुरी के यहाँ पर बीजेपी में हैं। तो आपको लगता है कि कला का सम्मान भी नहीं कर पा रहे हैं लोग? इन लोगों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो इस चुनाव में एनडीए के खिलाफ बात कर सकें, क्योंकि जिन सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या सड़कें हैं, जिन पुल से नदी पार कर रहे होंगे, क्या ब्रिज है, यहां तक कि तब तेजस्वी यादव जी के गांव जाने वाला भी नाव का दौर खत्म, अब बड़े बड़े ब्रिज का दौर है, लालटेन का युग खत्म, एलईडी का युग है, और जहां 8-8 घंटे का रास्ता 8-8 मिनट का हो गया, वैसे में अब इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं। तो कुछ नहीं है तो वही किसी को नचाएंगे, किसी को गवाएंगे, किसी कलाकार का अपमान करेंगे, प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे। ये राजा वाली जो आत्मा है ना राहुल गांधी जी में और महागठबंधन के लोगों में, वो इनको स्वयं ही नुकसान पहुंचा रही है। रीमा जी, अब तो बिहार को पता चल चुका है कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब तो पता चल चुका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे एम्स बनते हैं, कैसे आईआईएम्स बनते हैं, कैसे एयरपोर्ट्स बनते हैं। तो इसके बाद जहां हम बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं, एनडीए की सरकार, मोदी जी, नीतीश जी, अब तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी तो थे ही, साथ में 125 यूनिट बिजली भी फ्री हो रही है, बड़े बड़े ब्रिज भी, 125 यूनिट बिजली भी फ्री। हम जब बड़ी बड़ी हाईवे, 7000 किलोमीटर हाईवे बना दिए, तो हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके अकाउंट में पैसे भी 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं। हम 75 लाख महिलाओं को सीएम स्वरोजगार योजना से हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। और आज पर कैपिटा इनकम जो बिहार की छोड़ के गए थे ना 2005 में ये लोग, उसके बाद से डबल हो चुका है बिहार के पर कैपिटा इनकम। तो ये सब कुछ मिला करके अब ये बोलेंगे क्या? तो फिर कभी प्रधानमंत्री जी का अपमान करेंगे, कभी कलाकारों का अपमान करेंगे। सब बिहार की जनता देख रही है, जवाब देगी। लेकिन आपके साथ इतना प्यार क्यों होता है सबको? अरविंद केजरीवाल ने भी आपके गाने को ही मुद्दा बना लिया था, पूरे कैंपेन में उन्होंने आपके गाने का मजाक उड़ाया। अभी खेसारी लाल यादव, वो तो आप ही की बिरादरी से है, मतलब एक तरीके से वो भी कलाकार ही हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच के इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, इनको सांसद बना के सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ये लोग किसी काम के नहीं है, मैं हूं जो जनता का आदमी। कोई बात नहीं, वो चुनाव लड़ने आए, राजनीति में आए, आगे आटा दाल का भाव पता चलेगा। लेकिन हम लोगों की जो खेसारी बाबू से मेरा जो एक मन थोड़ा सा दुखी हुआ कि आप राम मंदिर के विरुद्ध जो बात किए, उससे आपको जो प्रेम करने वाले भी लोग हैं ना,
उनको बहुत दुख हुआ है। और चुनाव में वाणी की मर्यादा होती है, वो सब निभाना चाहिए। तो फायदा होने वाला है यहाँ पे तेजस्वी यादव को राहुल गांधी के आने से, या राहुल को तेजस्वी का? क्या महागठबंधन का क्या लग रहा है? कोई लड़ाई ही नहीं है, वन साइडेड है। बिहार में महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। वो हम लोगों से क्या, हम एनडीए की गाड़ी अलग स्पीड में है, हम तो अपनी रफ्तार को और बढ़ाने में लगे हुए हैं। महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। कांग्रेस राजद को हरा रही है, राजद कांग्रेस को हरा रही है, और इसका आपको सामने से एग्जाम्पल भी मिल गया। मनोज जी, जरा मुझे बताइए, तेजस्वी यादव ने अटल पथ पर रील बनाई, युवाओं के साथ एक तरीके से डांस किया। अब वो तो एक गाने पर किया, अगर आप उनके लिए कोई गाना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उसी से तो मैक्सिमम लोगों को पता चला कि मरीन ड्राइव भी बन गया है दिल्ली, हमारे पटना में, बिहार में, पटना में। और देश का लॉन्गेस्ट, उसको कहेंगे वो रिवर लिंक है, सी लिंक तो नहीं कह सकते क्योंकि सी नहीं है, रिवर है। और यहां से आप चलिएगा तो बाप रे, वो सिमरिया पुल तक, बख्तियारपुर तक जाएंगे, और क्या प्राउड फील होता है। बिहार के लोग ऐसे ऐसे ब्रिज, ऐसी ऐसी सड़कें देखे ही नहीं थे 2005 के पहले। ये जब से नीतीश जी आए, नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी, अब ये कैसा चल पड़ा है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, बिहार को रखना मेरे बिहार के भाई बहनों संभाल के। अब आप मुझे बताइए, चलते चलते 14 नवंबर के लिए क्या गाना लिखा है? मतलब विपक्ष को क्या बोलेंगे, और अपना तो आपने एक बना ही लिया है धुन पूरी। देखिए, हमारा तो बिहार का प्राइड का हम गीत गा रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। 14 नवंबर को कितनी सीटें लग रही हैं? मुझे लगता है कि 175 प्लस के आसपास एनडीए अपने टैली में बैठेगी। बहुत बड़ा रिजल्ट होने जा रहा है। इससे ऊपर भी हो जाए तो आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बिहार में लोगों को स्पष्ट अंतर आ गया है कि मोदी नीतीश जी की जोड़ी का मतलब क्या है, और वो महागठबंधन जो आपस में लठबंधन करते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी। तो 175 सीट, ये मनोज तिवारी जी जो जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। और शायद अब ये भी बात साकार हो रही है कि एक बिहारी होने पर गर्व और प्राइड जो है वो शायद युवाओं को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। कोई लाइन तो शायद यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी, दूरदर्शन से खास बातचीत के लिए।